हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पाए हो। आज हम लोग करने वाले हैं रीट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों इस पेपर का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी। क्या करने वाले हैं? सीडीपी दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ टीचिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर एंड करंट ईयर पेपर। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों मुझे मौका दे सकते हो आपकी हेल्प करने का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास ये 4 कथन हैं और आपको बताना है कि इन 4 कथन में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि फॉल्स है, रॉन्ग है। ठीक है? तो क्या लिखा है कथन में? कथन में लिखा है यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है अद्वितीय। क्या लिखा है? अद्वितीय। अब दोस्तों अद्वितीय का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। क्या मतलब होता है? यूनिक। अब दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट ये कहना चाहती है कि आपका समझना यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा यूनिक है, मतलब कि अलग है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ क्या प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है या फिर नहीं होता है? दोस्तों प्रत्येक बच्चा यूनिक ही होता है और आपको ये समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हर एक बच्चा को आप सेम लेवल का समझोगे और उसे सेम अप्रोच से पढ़ाने की कोशिश करोगे तो दोस्तों वो बच्चा अच्छे से नहीं सीख सकता है। क्योंकि दोस्तों हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, ये आपको पहले से मानना पड़ेगा और ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसने क्या बोल दिया? इसने बोल दिया समझना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ए स्टेटमेंट वो कैसी है? गलत है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों बी स्टेटमेंट में क्या लिखा है? तो दोस्तों बी स्टेटमेंट में लिखा है बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो बच्चा है उसका यूनिफाइड होल डेवलपमेंट होता है। मतलब कि बच्चा का पूरा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का आकार छोटा होता है, धीरे-धीरे वो क्या होता है? बड़ा होता रहता है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो बी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों सी स्टेटमेंट में क्या लिखा है? तो दोस्तों सी में लिखा है विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो विकास का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हर एक चीज एक दूसरे से लिंक होती है। कैसे? जैसे मान लो आपको लिखना सीखना है तो दोस्तों लिखने का जो प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट होता है? हाथों से होता है। अगर दोस्तों आपके हाथ खराब हो जाए या टूट जाए या फिर उनमें कोई दिक्कत आ जाए तो क्या आप लिखना सीख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। मतलब कि प्रॉब्लम आपको आनी ही है। मतलब कि जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, विकास का जो प्रोसेस है उसमें क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम आ जाएगी और आपका विकास नहीं हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके हाथ नहीं होते वो पैरों से लिखते हैं, मुँह से लिखते हैं, मतलब कि देखा होगा आपने रील्स वगैरह में। तो दोस्तों उसको क्या है? डेवलपमेंट में बाधा है। वो लिख तो लेते हैं लेकिन आपकी इतनी स्पीड नहीं हो सकती है या फिर स्पीड हो सकती है लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम रहने ही वाला है। ठीक है ना? समझ रहे हो? मतलब कि जो सी स्टेटमेंट लिखी है वो बिल्कुल सही बात कह रही है। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किसी समस्या के द्वारा प्रभावित हो सकता है। ठीक है? इफेक्ट हो सकता है। मतलब कि सी स्टेटमेंट भी सही है। अब दोस्तों लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अब दोस्तों अनुक्रमिक प्रक्रिया का मतलब है सीक्वेंशियल प्रोसेस। जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है। तो दोस्तों ये बात ही बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे-धीरे बड़ा होता है। मम्मी उसको बैठना सिखाती है, फिर मम्मी उसको खड़ा होना सिखाती है, फिर मम्मी उसे चलना सिखाती है। तो दोस्तों ये सब क्रम वाइज होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर आज पैदा होता है तो कल खड़ा होना सीख जाएगा, परसों दौड़ना सीख जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारा का सारा काम सीक्वेंस वाइज ही होता है। मतलब कि डी स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। अब दोस्तों चेक करो हमारा आंसर क्या बन सकता है।
तो दोस्तों स्टेटमेंट में सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही गलत थी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, 1 सेकंड। तो दोस्तों इसमें लिखा है, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्रमबद्ध और प्रगतिशील। क्रमबद्ध और प्रगतिशील को बोलते हैं ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंज। और दोस्तों ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस किसके कीवर्ड हैं? तो दोस्तों ये कीवर्ड हैं डेवलपमेंट के, क्योंकि दोस्तों डेवलपमेंट के अंदर ही सारा का सारा काम सीक्वेंस वाइज होता है और प्रगतिशील होता है, मतलब कि आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? विकास इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों विकास के अंदर सारा का सारा काम क्रमबद्ध होता है और प्रगतिशील परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है, उसको कुछ भी नहीं आता है। समाज में आता है, वो देखता है कि लोग कैसे रहते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोग कैसे बोलते हैं, क्या लैंग्वेज है, क्या-क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें वो सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सी बचपन की विशेषता नहीं है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन-सा काम है जो आप लोग बचपन में नहीं करते थे? क्या नहीं करते थे? बचपन में नहीं करते थे। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग बचपन में टोली बनाते थे दोस्तों की? बिल्कुल बनाते थे। क्रिकेट खेलने जाना है, टोली बना लो, गली में खेलना है, टोली बना लो, मतलब कि दोस्तों का एक ग्रुप बना लेते थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि बचपन की विशेषता नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो लिखा है वो बचपन की विशेषता है। अच्छा, अब दोस्तों आप लोग मुझे ये बताओ, क्या बचपन में आप लोग खिलौनों से खेलते थे? बिल्कुल खेलते थे। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दोस्तों बचपन में एक चीज हम और करते थे, क्या करते थे? चंद्रमा को हम लोग अपना मामा बोलते थे। क्या बोलते थे? मामा बोलते थे। क्या दोस्तों चंद्रमा हमारा मामा है? बिल्कुल नहीं है। हम क्या करते थे? एज्यूम करते थे, मतलब कि उस एज में हम क्या करते थे? इमेजिनेटिव एज थी, मतलब कि अनुकरणीय आयु थी वो। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या दोस्तों सवाल करने की आयु है? क्या आप लोग सवाल पूछते थे बचपन में? नहीं पूछते थे भाई, सवाल कहाँ से पूछेंगे? क्या 1 2 और 2 कितना होता है? पूछते थे? नहीं पूछते थे, खेलने मस्त रहते थे। मतलब कि सवाल करने की आयु नहीं है, खेलने कूदने की आयु है, मौज मस्ती करने की आयु है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगले क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा, जूम करता हूं इसको, बताओ क्या आंसर बनने वाला है इसका। तो दोस्तों इसमें लिखा है द नेचर एंड नर्चर डिबेट्स रेफर्स टू, मतलब कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो प्रकृति है और जो पोषण है, इन दोनों में जो विवाद है वो किस से संबंधित है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में लिखा है प्रकृति। क्या लिखा है? प्रकृति। और प्रकृति का मतलब होता है इन्वायरमेंट, मतलब कि वातावरण। क्या होता है? वातावरण होता है, ठीक है, ये सबको पता होगा। अच्छा, अब दोस्तों बाद में लिखा है पोषण। क्या लिखा है? पोषण। तो दोस्तों पोषण हमें कहां से मिलता है? पोषण मिलता है हमें अपने पेरेंट्स से, मतलब कि माता और पिता से मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो आंसर बनने वाला है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें वातावरण लिखा है और आनुवांशिकी भी लिखा है, मतलब कि जेनेटिक भी यहाँ पे लिखा मिल रहा है आपको, ठीक है। सेकेंड में लिखा है बिहेवियर, गलत हो जाएगा। और थर्ड में लिखा है बायोलॉजी, गलत हो गया ऐसे ही। और लास्ट में लिखा है अपब्रिंगिंग, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवांशिकी एवं वातावरण हमारा सही आंसर बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? तो दोस्तों इसमें लिखा है
IQ ऑफ अ टैलेंटेड चाइल्ड, मतलब कि आपको बताना है IQ लेवल किसका, जो सबसे ज्यादा क्या होता है, टैलेंटेड होता है। टैलेंट मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरनाक बच्चा है। ठीक है, तो बताओ क्या होता है टैलेंटेड का। तो दोस्तों जो बच्चा टैलेंटेड होता है उसका आईक्यू लेवल होता है 140। कितना होता है, 140, मतलब कि 140 होता है, जो सबसे ज्यादा क्या होता है, टैलेंटेड होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 130, मतलब कि 130। अब दोस्तों जिस बच्चे का आईक्यू लेवल 130 होता है उसे बोलते हैं अति श्रेष्ठ। क्या बोलते हैं, अति श्रेष्ठ, मतलब कि वेरी सुपरियर। क्या बोलते हैं, वेरी सुपरियर बोलते हैं अंग्रेजी में। क्लियर है, क्या बोलते हैं, वेरी सुपरियर। और दोस्तों जिसका आईक्यू लेवल 140 होता है, कितना होता है, 140, उसे बोलते हैं जीनियस, मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट बच्चा है। क्या है, इंटेलिजेंट, इसे बोलते हैं जीनियस। क्या बोलते हैं, जीनियस बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों जिसका आईक्यू लेवल 55 होता है, मतलब कि 55 होता है, वो बच्चा कैसा होता है, तो दोस्तों वो बच्चा होता है मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख होता है। जिसका आईक्यू लेवल 55 होता है जिस बच्चे का, वो बच्चा होता है मूर्ख, मतलब कि मंद बुद्धि होता है। कैसा होता है, मंद बुद्धि का होता है। ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों जिसका आईक्यू लेवल 120, मतलब कि 120 होता है, वो बच्चा कैसा होता है, तो दोस्तों वो बच्चा होता है सामान्य से अधिक होता है। कैसा होता है, सामान्य से अधिक, मतलब कि अबव एवरेज होता है। कैसा होता है, अबव एवरेज होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग यहां से देख सकते हो कि कौन सा बच्चा कैसा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिखाता हूं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जूम करता हूं, तो दोस्तों इसमें लिखा है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें लिखा है स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि स्कूलों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखा जाए। और ध्यान क्यों रखा जाए, ताकि बच्चे को अच्छा महसूस हो। तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आप हर एक बच्चे का ध्यान रखोगे तो बच्चा अपने आप क्या मानेगा, अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, मतलब कि अच्छा लगेगा उसको। ठीक है, अगर आपका आपका टीचर ध्यान रखेगा और आपसे बार बार पूछेगा कि बेटा पढ़ाई की या नहीं की, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब टीचर आपसे बार बार पूछता है तो आपको अच्छा भी नहीं लगता है, आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर। क्या जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप ऐसे बोलते हो कि कैसा टीचर है, बार बार हमसे ये पूछने लग जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, थोड़ी सी बात निगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि यह आंसर हमारा नहीं बन सकता है। ठीक है, अच्छा। सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु। अब दोस्तों छात्रों में भी क्या होता है, अंतर होता है। जैसा कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जो नीची जाति के बच्चे होते हैं, ऊंची जाति के बच्चे होते हैं, या फिर अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, उन बच्चों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को कम करने हेतु हर बच्चे को अच्छा महसूस कराया जाए। लेकिन दोस्तों हर बच्चे को अगर अच्छा महसूस कराओगे तो इससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, जो बच्चा पहले से ही अमीर है, ठीक है, और अगर टीचर उससे बार बार कोई चीज पूछेगा तो जो बच्चा गरीब है उसको कैसा लगेगा, बेकार लगेगा। बात ये भी है कि गरीब बच्चे से भी पूछा जाएगा, लेकिन जो थिंकिंग है बच्चों की वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, वो उतना अच्छा नहीं सोच सकते। मतलब कि ये बात भी थोड़ी सी निगेटिव है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों सी में क्या लिखा है, मतलब कि थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड ऑप्शन लिखा है छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए। अब दोस्तों इसमें नहीं आ गया तो ये तो पहले से नेगेटिव हो गया, ये हमारा नहीं हो सकता है। अब लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। अब दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, प्रत्येक बच्चे का ध्यान आपको इसलिए रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा सीखने में सक्षम है या फिर नहीं है, और नहीं है तो क्यों वो सीख नहीं पा रहा है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी क्या था, आसान सा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें, तो दोस्तों इसमें लिखा है, एक सेकेंड, इसमें लिखा है अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स एज। कह रहा है कि एक बच्चा है
उसकी उम्र कितनी है? 16 वर्ष है। स्कोर्स 75 इन आईक्यू, और दोस्तों आईक्यू का जो स्कोर है वो कितना है? उसका 75 है। कितना है? 75 है। हिज मेंटल एज विल बी, आपको बताना है कि उसकी मेंटल एज क्या है। तो दोस्तों याद हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले आईक्यू वाला क्वेश्चन किया था। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आ गया है कि मेंटल एज क्या है। तो दोस्तों आईक्यू निकालने का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो दोस्तों आप इसको आसानी से कर लोगे। क्या है फॉर्मूला? तो दोस्तों आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज, मतलब ऊपर रहेगी, मेंटल एज को बोलते हैं मानसिक आयु, और दोस्तों नीचे रहने वाला है क्रोनोलॉजिकल एज। क्या रहने वाला है? क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब कि CA। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इसमें हम चीजें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड। तो दोस्तों आईक्यू मुझे पता है कितना है, 75 है, तो यहाँ पे 75 लिख देंगे। और दोस्तों निकालना क्या है? MA निकालना है, मतलब कि मेंटल एज हमें कैलकुलेट करना है, तो MA का MA रखेंगे। ठीक है। और डिवाइड का साइन लगाए, ये लगा देंगे। CA मतलब कि बच्चे की एज मुझे पता है कितनी है, 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्लियर है। और दोस्तों परसेंटेज में होता है, किस में होता है? परसेंटेज में। यहाँ पे 100 का साइन लगा देता हूँ, एक सेकंड, 100 साइन लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इसे क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखो दोस्तों, इसके नीचे क्या लगा देंगे? हम 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 75 वहीं पे रहेगा। ठीक है। और ये जो 16 है कहाँ पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। और दोस्तों ये जो 100 था मल्टीप्लाई में, ये कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 25 की टेबल से काट दो, 25 तियो 75 और 25 चौको 100, 4 बन जा 4, 4 4 जा 14, 4 तियो 12, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। दोस्तों कितना आने वाला है? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। कैलकुलेशन करना तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, और दोस्तों मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा भी दिया है। ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि हमारा आंसर कौन सा है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी के नीचे लिखा है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है, एक सेकेंड, इसमें लिखा है प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो किसी कार्य को करता है, तो जो कार्य कर रहा है वो कैसे करता है? जो कार्य कर रहा है उसके पास उस कार्य के प्रति पहले से ही थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज होती है। अब दोस्तों जो नॉलेज उसको है, उसी नॉलेज का क्या करेगा? वो यूज करेगा और उसी से उस काम को सॉल्व करेगा। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों ये बात बोली किसने है? तो दोस्तों ये बात बोली है थॉमसन ने। किसने बोली है? थॉमसन ने दोस्तों ये बात बोली है। क्या बोली है? कि मनुष्य के पास जो नॉलेज होती है पहले से, उसी नॉलेज का यूज करके वो कोई कार्य करता है। ठीक है। समझ में आ गया? आप देखो, जब आप कार चलाने जाते हो, जब आप कार चलाने जाते हो या फिर कार सीखने जाते हो, तो आपको पहले से ही पता होता है कि इसकी ब्रेक कहाँ पर है और इसकी क्लिच कहाँ पर, मतलब कि सारी की सारी बातें आपको पहले से ही पता होती हैं। उसके बाद ही दोस्तों आप चलाना सीखते हो। जैसे कि बाइक चलाने जाते हो तो आपको पता होता है ना कि गियर कहाँ पड़ेगा, आगे पड़ेगा या पीछे पड़ेगा, या फिर कौन सी ब्रेक लगानी है, कौन सा क्या लगाना है, सब कुछ आपको पहले से पता होता है। फिर आप उसको क्या करते हो? काम को करते, मतलब कि चलाना सीखते हो। ठीक है। और दोस्तों ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है थॉमसन ने, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? एक सेकंड रीड करते हैं इसको। हाँ, तो दोस्तों इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सी टेक्निक है जो इंसान की पर्सनैलिटी को मेजर करती है, मतलब कि पर्सनैलिटी मेजरमेंट की कौन सी टेक्निक है? तो दोस्तों उस टेक्निक का नाम है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। कौन सा है? थेमेटिक
एप्रिसिएशन टेस्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। और दोस्तों ये जो टेस्ट है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये टेस्ट किसने दिया है, तो दोस्तों ये टेस्ट दिया है हेनरी ने। किसने दिया है, हेनरी ने दोस्तों इस टेस्ट को विकसित किया है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कथनाक संप्रत्यक्षण परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया, मतलब कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा हेनरी। क्या बनेगा, हेनरी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। क्लियर है। अच्छा, आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें, एक सेकेंड जूम करो इसको भी, और हो गया है जूम, बेटा हो जा, ये हो गया। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है क्रिएटिविटी इज यूजली एसोसिएटेड विथ, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो क्रिएटिविटी है वो इनमें से किस से संबंधित है। अब दोस्तों क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जो आपके विचार हैं उन विचार को रियलिटी में बदल देना। क्या कर देना, विचारों को, जो आपके विचार हैं, जो आपकी थिंकिंग है, उस थिंकिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करना क्या कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है। मतलब कि कुछ नया बनाना क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। और दोस्तों इस क्रिएटिविटी को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। मतलब कि हिंदी में बोले तो अपसारी चिंतन। क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों यहां पे देखोगे तो यहां पे लिखा है अभिसारी चिंतन। क्या लिखा है, अभिसारी, मतलब कि एक तो है अपसारी और दूसरा है अभिसारी। क्या है, अभिसारी। अब दोस्तों अभिसारी क्या होता है, तो दोस्तों अभिसारी का मतलब होता है कि जो चीज आपको पहले से ही पता है आप उसी पर टिके रहोगे, आप कोई नई खोज नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, नई खोज नहीं करते हो। ठीक है, जो आंसर आपको पता है आप कहते हो भैया यही सही है, आप नई खोज में नहीं निकलते हो। जब आप नई खोज नहीं करते हो तो उसे बोलते हैं अभिसारी चिंतन। क्या बोलते हैं, अभिसारी चिंतन। अंग्रेजी में बोले तो कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। क्लियर है, याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रफ करना पड़ेगा, मैं रफ करता हूं एक सेकेंड।